नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए आइए सभी लोग फिर स्टार्ट करते हैं। नमस्कार भाई, नमस्कार। तो बच्चे कैसे हैं आप लोग और आपकी तैयारी कैसी चल रही है? मैं बिल्कुल ठीक हूं। आप लोग बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं। चलिए ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। तो बच्चे लास्ट क्लास में हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया है, साइकोमेट्री। ठीक है, और उसका कुछ कुछ पार्ट हम लोग देख चुके हैं। तो कल की क्लास में अगर किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हो। बाकी हम फिर उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। बिल्कुल बच्चे। ठीक है, ये आपका चैप्टर नंबर 5 होगा। ठीक है, वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छे। तो बच्चे एक बार देख लेते हैं कि हम लोग क्या क्या चीजें कवर कर चुके हैं साइकोमेट्री में। तो सबसे पहले हमने जो बात की थी, एयर कंडीशनिंग क्या होती है। ठीक है, एयर कंडीशनिंग से हम लोग क्या समझते हैं, हमने सबसे पहले इसे समझा। एयर कंडीशनिंग के बाद फिर हमने बात की साइकोमेट्री क्या होती है। ठीक है, साइकोमेट्री के बारे में हमने जाना। हमने साथ में जाना कि मॉइस्ट एयर क्या होती है, ड्राई एयर क्या है। ठीक है, इन सब चीजों की हमने बात की। इसके बाद फिर बच्चे हमने जो डिस्कस किया, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि एक सब्सटेंस जो आपको गिवन है, एक पदार्थ आपको जो गिवन है, यह एक प्योर सब्सटेंस होगा या यह एक इम्प्योर सब्सटेंस होगा। ठीक है, तो ये देखने का तरीका मैंने आपको बताया। ठीक है, और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि अगर हम ड्राई एयर की बात करते हैं तो ड्राई एयर हमारा एक प्योर सब्सटेंस है, लेकिन अगर हम मॉइस्ट एयर की बात करते हैं, मॉइस्ट एयर हमारा इम्प्योर सब्सटेंस है। क्योंकि वाटर वेपर जो प्रेजेंट होती है मॉइस्ट एयर में, इसकी जो क्वांटिटी है, इसकी जो मात्रा है, ये अलग अलग जगह पर अलग अलग हो सकती है। ठीक है, चलिए। तो ड्राई एयर की हमने बात की। चलिए फिर बच्चे हमने कुछ साइकोमेट्रिक टर्म्स की बात की। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होती है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जिसे ह्यूमिडिटी रेशियो ओमेगा भी कहा जाता है। ठीक है, हवा में जो एक्चुअल, जो आपकी जो वास्तव में जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, जो वाटर वेपर प्रेजेंट होती है, इससे हम निकालते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। ठीक है, और हवा कितना ज्यादा से ज्यादा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकती है, ठीक है, इससे हम निकालते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी कि सापेक्षिक आर्द्रता। ठीक है, तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या ह्यूमिडिटी रेशियो ओमेगा और साथ ही साथ रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, ये दोनों ही चीजें हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये आपकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हो गई। ओमेगा इज इक्वल टू एम वी अपॉन एम ए। एक फॉर्मूला ये होता है जो आपको पेपर के लिए याद रखना है। हो सकता है कि एग्जामिनर सीधा यहाँ से फॉर्मूला आपसे पूछ ले। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर होता है ओमेगा इज इक्वल टू 0.622 पीवी अपॉन पी माइनस पीवी। ठीक है, ये दोनों ही फॉर्मूले होते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या ह्यूमिडिटी रेशियो ओमेगा को निकालने के। ओमेगा इज इक्वल टू एम वी अपॉन एम ए। बिल्कुल। चलिए फिर बच्चे हमने जो बात की रिलेटिव ह्यूमिडिटी की, हमने बात की रिलेटिव ह्यूमिडिटी फाई इज इक्वल टू एम वी अपॉन एम वी एस। ठीक है, वेरी गुड। तो ये सब चीजें हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। चलिए फिर आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। आज बच्चे जो हम बात करेंगे, ये हम बात करेंगे टीबीटी यानी कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, और डब्ल्यूबीटी यानी कि वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है। ठीक है, आज बहुत तो छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हमें समझना है। टीबीटी यानी कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर, और अगर डब्ल्यूबीटी की हम बात करेंगे तो ये आपका होता है वेट बल्ब टेम्परेचर। ठीक है, तो बच्चे होता क्या है, आपने जो देखा होगा सिंपल थर्मोमीटर जो होता है टेम्परेचर मेजर करने के लिए। ठीक है, तो इससे
मान लिया आपके पास कोई थर्मोमीटर है, ठीक है, और आपने सिंपल इसे कहां पर रख दिया, अपने कमरे में रख दिया है। अब इसमें जो टेम्परेचर निकल कर आता है इसे ही हम बोलते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ठीक है। तो एक हमारे पास ऑर्डिनरी थर्मोमीटर है, ठीक है, हमारे पास एक ऑर्डिनरी थर्मोमीटर है, एक साधारण थर्मोमीटर है, हमारे पास एक ऑर्डिनरी थर्मोमीटर है, ठीक है, हमारे पास क्या है, हमारे पास एक साधारण थर्मोमीटर है, ठीक है, हमारे पास एक साधारण थर्मोमीटर है, और हमने इससे आपकी जो हवा है, आपके कमरे की जो हवा है, ठीक है, इसका टेम्परेचर चेक किया, ठीक है, इसमें जो रीडिंग निकल कर आती है इसे ही हम कहते हैं डीबीटी, यानी कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ठीक है, इसे ही क्या कहा जाता है, इसे ही कहा जाता है डीबीटी। डी का मतलब है यहां पर ड्राई, अगर बी की हम बात करेंगे तो बी का मतलब यहां पर हो जाता है बल्ब, और टी की अगर हम बात करेंगे तो टी का मतलब यहां पर हो जाता है टेम्परेचर। तो एक साधारण थर्मोमीटर जो टेम्परेचर मेजर करता है उसकी जो रीडिंग होती है इसे ही हम कहते हैं डीबीटी, यानी कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो इट इज द टेम्परेचर ऑफ मॉइस्ट एयर मेजर्ड बाय ऑर्डिनरी थर्मोमीटर, ठीक है। आपने अपने कमरे में, आपके कमरे की जो हवा है, आपके वातावरण की जो हवा है, ठीक है, या हमारे वातावरण की जो हवा है, इसका टेम्परेचर हमने एक नॉर्मल थर्मोमीटर से चेक किया और इसकी जो रीडिंग आती है इसे हम कहते हैं डीबीटी, यानी कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ठीक है। वहीं बच्चे दूसरा टर्म क्या होता है, दूसरा होता है डब्ल्यूबीटी, यानी कि वेट बल्ब टेम्परेचर। सेकंड टर्म इसमें होता है डब्ल्यूबीटी, डब्ल्यू यानी कि वेट, बी यानी कि बल्ब, और टी की हम बात करेंगे तो टी यहां पर हो जाता है टेम्परेचर। तो सेकंड टर्म यहां पर होता है डब्ल्यूबीटी, यानी कि वेट बल्ब टेम्परेचर। अब बच्चे हमने क्या किया, हमने इसका जो बल्ब है जो टेम्परेचर सेंस करता है, ठीक है, इसके बल्ब को क्या किया, इसके बल्ब को हमने एक वेट क्लॉथ से कवर कर दिया, ठीक है। इसका जो बल्ब है, अगर इसके बल्ब को हम एक क्लॉथ से यानी कि कपड़े से कवर कर देते हैं, अब यह जो टेम्परेचर दिखाएगा ये कहलाता है वेट बल्ब टेम्परेचर, ठीक है। एक कपड़े से हमने इसके बल्ब को क्या कर दिया, कवर कर दिया, कपड़े से बल्ब को कवर कर दिया, ठीक है। कपड़ा क्या करेगा, जो वातावरण में नमी होगी उसे एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, और इस केस में जो टेम्परेचर थर्मोमीटर जो दिखाएगा इसे हम कहते हैं डब्ल्यूबीटी, यानी कि वेट बल्ब टेम्परेचर। अब एक चीज याद रखिएगा बच्चे, अगर हम कंपैरिजन करें ड्राई बल्ब टेम्परेचर का और वेट बल्ब टेम्परेचर का, तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर वेट बल्ब टेम्परेचर से ज्यादा रहता है। जैसे कि आप यहां पर भी देखोगे, ठीक है, कि इस थर्मोमीटर ने जो टेम्परेचर दिखाया है वो यहां तक है, ठीक है, जो डीबीटी है वो यहां तक है, जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है वो यहां तक है, और जब हमने कपड़ा इस पर लगा दिया और इसने जो टेम्परेचर दिखाया वो यहां तक है, ठीक है, जिसे हम कह रहे हैं डब्ल्यूबीटी, यानी कि वेट बल्ब टेम्परेचर। अगर इन दोनों टेम्परेचर का मैं डिफरेंस निकालता हूं तो इसे कहा जाता है वेट बल्ब डिप्रेशन, ठीक है। इन दोनों टेम्परेचर का जो अंतर मैं निकालता हूं, मान लिया मैंने कहा कि मैंने इस थर्मोमीटर से टेम्परेचर चेक किया, ये आता है 50 डिग्री सेल्सियस निकलकर, ठीक है, इससे टेम्परेचर मैंने निकाला, ये आता है 40 डिग्री सेल्सियस निकलकर, ठीक है। तो एक चीज तो हमें ये पता लगी, अगर नॉर्मली हम बात करें तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर वेट बल्ब टेम्परेचर से ज्यादा होगा, ठीक है। एक केस, एक स्पेशल केस आता है जिसमें ये दोनों वैल्यूज बराबर हो जाती हैं, उसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी आप एक चीज याद रखिएगा कि नॉर्मली अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है तो हमेशा आप क्या बोलोगे कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो होता है ये वेट बल्ब टेम्परेचर से ज्यादा होता है, ये वेट बल्ब टेम्परेचर से ज्यादा होता है, ठीक है। तो यह साधारण थर्मोमीटर द्वारा मापी जाने वाली नम हवा का तापमान है, कौन सा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ठीक है। दूसरा टर्म हमारा यहां पर है वेट बल्ब टेम्परेचर, वेट यानी कि गीला, गीले बल्ब का तापमान। यह तापमापी द्वारा दर्शाया गया तापमान है जिसका बल्ब गीले कपड़े से ढका होता है, ठीक है। अगर इसके बल्ब को हम एक वेट क्लॉथ से कवर कर दें और ये जो टेम्परेचर अब दिखाएगा इसे हम कहते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर, ठीक है। वेट बल्ब टेम्परेचर यानी कि डब्ल्यूबीटी, इट इज द टेम्परेचर शोन बाय थर्मोमीटर हुज बल्ब इज कवर्ड विद वेट क्लॉथ, ठीक है। अगर इसके बल्ब को हम एक
गीले कपड़े से, एक वेट क्लॉथ से कवर कर दें, और ये जो टेम्परेचर दिखाएगा इसे ही हम क्या कहते हैं, WBT यानी कि वेट बल्ब टेम्परेचर। ठीक है। और एक पॉइंट मैंने आपको बताया कि नॉर्मली अगर हम बात करेंगे तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर वेट बल्ब टेम्परेचर से ज्यादा होगा। ठीक है। जो DBT होगा, DBT यानी कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ये आपके WBT यानी कि वेट बल्ब टेम्परेचर से ज्यादा होता है। चलिए, तो यहां तक एक बार देखो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। वेरी गुड, एक बार यहां तक आ जाओ सभी लोग, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो DBT यानी कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर और WBT आपका होता है वेट बल्ब टेम्परेचर। चलिए, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ये जो थर्मोमीटर है ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर के लिए है। ठीक है। इसे हमने एक वेट क्लॉथ से कवर कर दिया है। ठीक है, इसके बल्ब को। तो ये जो अब तापमान दिखाएगा, अब जो टेम्परेचर शो करेगा, ये आपका हो जाएगा WBT यानी कि वेट बल्ब टेम्परेचर। चलिए, अब एक टर्म आता है वेट बल्ब डिप्रेशन। ठीक है। तो वेट बल्ब डिप्रेशन क्या होता है, अगर हम ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर इन दोनों का डिफरेंस अगर हम निकालें, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, वेट बल्ब डिप्रेशन। तो ये फॉर्मूला पेपर में आपका कभी कभी पूछा जाता है कि वेट बल्ब डिप्रेशन क्या होता है। तो वेट बल्ब डिप्रेशन इज इक्वल टू DBT यानी कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर का जो डिफरेंस होता है, ये आपका कहलाता है वेट बल्ब डिप्रेशन। ठीक है। इट इज अ डिफरेंस बिटवीन ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड वेट बल्ब टेम्परेचर। यह है सूखे बल्ब के तापमान और गीले बल्ब के तापमान के बीच का अंतर होता है। ठीक है। DBT आप समझ ही गए होंगे। DBT यानी कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर, DBT आपका हो गया ड्राई बल्ब टेम्परेचर, और WBT की आप बात करोगे तो ये आपका हो गया वेट बल्ब टेम्परेचर। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ये आपका कहलाता है वेट बल्ब डिप्रेशन। चलिए, अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझिएगा बच्चे। देखिए, होता क्या है, जैसे आपकी गर्मी बहुत ज्यादा है, जैसे आप मौसम की बात करोगे, अभी मार्च चल रहा है, फिर अप्रैल है, ठीक है, फिर मई है, तो हवा में अगर नमी है, ठीक है, तो उस केस में WBT की वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है। और DBT अपने आप ही कम हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या आपसे कह रहा हूं। ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि कूलर से जो कूलिंग होती है, ठीक है, ये कब इफेक्टिव होगी और कब इफेक्टिव नहीं होगी। ठीक है। ध्यान से सुनना इस कॉन्सेप्ट को। तो बच्चे, अगर हमारी हवा ज्यादा ड्राई है, यानी कि हवा में क्या है, मॉइस्चर कम है, ठीक है, यानी कि ह्यूमिडिटी कम है, उस केस में जब हम कूलर यूज करते हैं तो कूलर से इफेक्टिव कूलिंग होती है, क्योंकि वहां पर वेट बल्ब डिप्रेशन भी ज्यादा होता है। तो अगर वेट बल्ब डिप्रेशन ज्यादा होगा, यानी कि इन दोनों तापमान में अंतर ज्यादा होगा, ठीक है, तो उस केस में अगर कूलर से हम कूलिंग करते हैं तो इफेक्टिव होती है। लेकिन अगर ये डिफरेंस कम है, जैसे आप जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने की तरफ चलोगे तो आपने देखा भी होगा कि कूलर से ज्यादा अच्छी कूलिंग नहीं होती है। ठीक है। ना ही मजा आता है, बल्कि और ज्यादा उमस हो जाती है और हमें इरिटेशन होने लगती है। ठीक है। उस टाइम पर कूलिंग करने का सबसे अच्छा जो तरीका माना जाता है, ये आपका AC होता है। ठीक है। रीजन क्या है इसका, कि जुलाई, अगस्त और सितंबर इन महीने की आप बात करोगे तो इसमें हवा में पहले से ही बहुत ज्यादा नमी होती है। ठीक है। ड्राई बल्ब टेम्परेचर कम होता है। ठीक है। वेट बल्ब टेम्परेचर ज्यादा रहेगा। इन दोनों का डिफरेंस भी कम होता है। ठीक है। और तो उस केस में कूलर से इफेक्टिव कूलिंग नहीं हो पाती है, तब हम यूज करते हैं AC। देखिएगा, देखिए, अगर आप महीने की बात करोगे, मई और जून की, मई और जून के महीने की अगर आप बात करोगे तो इसमें टेम्परेचर आपका अराउंड 45 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ठीक है। लेकिन जैसे ही आप चलोगे जुलाई, अगस्त और सितंबर की तरफ आप चलोगे, ठीक है, जुलाई, अगस्त और सितंबर की तरफ आप चलोगे, तो ऑब्जर्व करना, जो टेम्परेचर होता है ये अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है। यह इससे तो कम ही हो जाता है, लेकिन हमें यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है। क्योंकि हवा में इतनी ज्यादा नमी होती है कि हमारा पसीना सही से
नहीं सूख पाता है। ठीक है, तो इस केस में जो सबसे अच्छा तरीका माना जाता है कूलिंग का, वो क्या होता है, वो सिर्फ और सिर्फ एसी होगा। ठीक है, क्योंकि कूलर क्या करता है, कूलर में पानी आप डालते हो और ये पानी हवा में नमी की मात्रा बढ़ा देता है। तो अगर हवा सूखी है, ठीक है, अगर ह्यूमिडिटी कम है, अगर हवा ड्राई है तो कूलिंग हो जाती है। लेकिन अगर हवा में पहले से ही नमी बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो उस केस में कूलर से कूलिंग करना इफेक्टिव नहीं माना जाता है। ठीक है, चलिए, तो अभी हम सिंपल बात कर रहे हैं कि वेट बल्ब डिप्रेशन क्या होता है। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है इसे हम क्या कहते हैं, ड्राई बल्ब डिप्रेशन। इसे ही कहा जाता है ड्राई बल्ब डिप्रेशन, सॉरी वेट बल्ब डिप्रेशन, इसे ही हम कहते हैं वेट बल्ब डिप्रेशन। डिफरेंस बिटवीन द ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड WBT यानी कि वेट बल्ब टेम्परेचर, इसे हम कहते हैं वेट बल्ब डिप्रेशन। ठीक है, क्लियर हुआ, वेरी गुड। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट बच्चे हमारा है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और आप सभी लोग जानते होंगे। नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है क्या है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है, यानी कि DPT। इसे शॉर्ट में लिखा जाता है DPT से, D यानी कि ड्यू, P यानी कि पॉइंट और T यानी कि टेम्परेचर। ठीक है, DPT। चलिए तो भाई ध्यान से सुना बच्चे, ये कॉन्सेप्ट आप सभी ने फील भी करा होगा। ठीक है, आपके आसपास भी ये चीजें होती होंगी और आपने बिल्कुल देखा होगा। ठीक है, आसपास का है कहने का मतलब है, देखिए गर्मियों में सभी लोग ठंडा पानी पीते हैं। ठीक है, और ठंडा पानी फ्रिज में जो आप रखते हो, यह एक बोतल में भरकर रख देते हो। ठीक है, या मार्केट से जब आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल लाते हो, ठीक है, और उसे लाकर आप रख देते हो। चलिए ध्यान से सुनना कि अब गर्मी आ गई है। ठीक है, गर्मी का मौसम आ गया है। ठीक है, तो सभी लोग अब ठंडा पानी पीना शुरू कर देंगे। ठीक है, और ये ठंडा पानी जो आप रखते हो, ये नॉर्मली एक बोतल में इस तरह से आप फ्रिज में रख देते हो। तो फ्रिज की जो नॉर्मल कूलिंग होती है मैं आपको बता ही चुका हूं कि अराउंड, मैंने कहा कि इसका तापमान कितना हो गया, 4 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, या 10 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, या 15 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो पानी पीना है, अपने पानी पिया और बोतल को उठाकर टेबल पर रख दिया। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में यानी कि वातावरण में हवा होती है, आपके आसपास हवा होगी, और ये हवा क्या होती है, ये हवा होती है मॉइस्चर। ये हवा क्या होती है, मॉइस्चर। ठीक है, और मॉइस्चर सभी को पता है क्या होती है, ड्राई एयर प्लस वाटर वेपर। वाटर वेपर यानी कि ये बेसिकली क्या है, भाप है। तो अगर मैं इस भाप को ठंडा करूंगा, ठीक है, अगर मैं इस भाप को ठंडा करता हूं, इसे कूल करता हूं, तो यह कंडेंस हो जाएगी। यह भाप किस में बदल जाती है, पानी में बदल जाती है। अगर मैं इस भाप को ठंडा करूंगा, यह भाप आपकी पानी में बदल जाएगी, बिल्कुल बदल जाएगी। ठीक है, तो होता क्या है बच्चे कि आपने देखा होगा कि आपने बोतल को टेबल पर रख दिया और कुछ टाइम बाद इसके आसपास पानी की बूंदें इकट्ठी हो जाती हैं। ठीक है, ये बोतल जो होगी, इस बोतल के बाहरी सरफेस पर क्या होगा, इस बोतल के बाहरी सरफेस पर पानी की बूंदें इकट्ठी हो जाती हैं। ठीक है, तो अब बात आती है कि ये पानी की बूंदें आती कहाँ से है। एक बार केस फिर से सुनिएगा। क्या हुआ कि हमारे पास एक पानी की बोतल थी या कोल्ड ड्रिंक की बोतल थी या कुछ भी था हमारे पास। ठीक है, हमने इसे उठाकर टेबल पर रख दिया और कुछ टाइम बाद हमने ऑब्जर्व किया कि इस बोतल पर पानी की बूंदें इकट्ठा हो जाती है। ठीक है, अब बात आती है कि इस पर पानी की बूंदें आती कहां से है। तो बच्चे सभी को पता है कि मॉइस्ट एयर जो होती है, ये आपकी ड्राई एयर प्लस वाटर वेपर होती है। ठीक है, और हवा में जो वाटर वेपर होगी, अगर इन्हें हम ठंडा करेंगे तो ये वेपर पानी में बदल जाती है। तो सेम कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर होता है। ठीक है, कि हवा में जो वाटर वेपर होगी, ये ठंडा होकर पानी में बदल जाती हैं और इसकी सरफेस पर इकट्ठा हो जाती हैं। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं DPT यानी कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की। ठीक है, तो वह तापमान जिस पर वाटर वेपर कंडेंस होकर, जिस पर वाटर वेपर कंडेंस होकर, जिस पर वाटर वेपर कंडेंस होकर सिंपल वाटर यानी कि पानी में बदल जाती हैं, इसे ही कहा जाता है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर।
ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है? इट इज द सैचुरेशन टेम्परेचर कोरस्पॉन्डिंग टू द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, जिस पर वह तापमान जिस पर वाटर वेपर कंडेंस होकर पानी में बदल जाती हैं, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। So it is the saturation temperature at which water particles just start to condense। ठीक है, यह संतृप्ति तापमान है जिस पर पानी के कण संघनित होने लगते हैं। ठीक है, जिस पर जो वाटर वेपर है कंडेंस होने लगती है और पानी में बदल जाती है। ठीक है, सैचुरेशन टेम्परेचर कोरस्पॉन्डिंग टू द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, जिस पर कंडेंसेशन होना शुरू हो जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, फिर क्या है? इट इज द सैचुरेशन टेम्परेचर कोरस्पॉन्डिंग टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, यह जल वाष्प के आंशिक दबाव के अनुरूप संतृप्ति तापमान है। मोटा मोटा आपको याद रखना है कि यह वह सैचुरेशन टेम्परेचर है जिस पर वाटर वेपर कंडेंस होना शुरू हो जाती है और पानी में बदलने लगती है। इसे हम कहते हैं डीपीटी, यानी कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो ये आपका होता है डीपीटी यानी कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। चलिए यहां तक देखो, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यही कहलाता है डीपीटी यानी कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको अभी याद रखने हैं, आगे जाकर मैंने फिर से रिलेट करूंगा, लेकिन अभी कुछ चीज याद रखिएगा। देखिए, अगर हमारी अनसैचुरेटेड एयर है, ठीक है, सैचुरेटेड एयर और अनसैचुरेटेड एयर, इसमें तो आपको अंतर समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, देखिए क्या मैंने आपको बताया था कल कल मैंने आपको बताया था कि हवा जो होती है, ठीक है, इस हवा में क्या मिला होता है? पानी मिला होगा। चलिए ध्यान से सुनिएगा बच्चे, कल मैंने आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया था कि मॉइस्ट एयर जो होती है, ठीक है, मॉइस्ट एयर जो होती है ये आपकी होती है ड्राई एयर प्लस वाटर वेपर। मॉइस्ट एयर जो होती है ये होती है ड्राई एयर प्लस वाटर वेपर। ठीक है, अब इस मॉइस्ट एयर में जो हम अधिकतम, ठीक है, जो ज्यादा से ज्यादा हम वाटर वेपर मिला सकते हैं, इसे कहा जाता है सैचुरेटेड एयर। ठीक है, अगर हमने इसमें अगर हमने इसमें इसकी अधिकतम सीमा तक वाटर वेपर मिला दी, वाटर वेपर मिला दी, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सैचुरेटेड एयर। सैचुरेटेड एयर, ठीक है, यानी कि अब यह पूरी तरह से सैचुरेट हो चुकी है। अब यह और नमी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहते हैं सैचुरेटेड एयर। ठीक है, तो सैचुरेटेड एयर कौन सी एयर होगी? अब यह हवा अब यह हवा और नमी को अवशोषित नहीं कर सकती है। अब यह हवा और नमी को अवशोषित नहीं कर सकती है। ठीक है, अब यह हवा और नमी को अवशोषित नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ऐसी हवा जो और मॉइस्चर को, जो और वाटर वेपर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है, इसे हम कहते हैं सैचुरेटेड एयर। ठीक है, और अगर यह
अवशोषित कर सकती है, और अगर यह अवशोषित कर सकती है, अवशोषित कर सकती है, तो इसे हम कहते हैं अनसैचुरेटेड एयर। इसे हम कहते हैं क्या? अनसैचुरेटेड एयर। तो हवा अगर नमी को अवशोषित नहीं कर सकती है, यानी कि इसमें हमने मैक्सिमम अमाउंट मिला दिया, ठीक है, अब यह और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है, तो इसे कहा जाता है सैचुरेटेड एयर। और अगर अभी यह मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकती है, नमी को एब्जॉर्ब कर सकती है, वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर सकती है, तो इसे हम कहते हैं अनसैचुरेटेड एयर। ठीक है, तो सैचुरेटेड एयर जिसमें नमी की अधिकतम सीमा है, ठीक है, अब इसमें और मॉइस्चर हम नहीं मिला सकते हैं, ये आपकी होती है सैचुरेटेड एयर। और अगर इसमें अभी हम मॉइस्चर मिला सकते हैं, ये कहलाती है अनसैचुरेटेड एयर। ठीक है, चलिए, तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको अभी सीधे याद रखने हैं, ठीक है, बाद में हर एक पॉइंट को हम रिलेट कर लेंगे। तो बच्चे अगर हम अनसैचुरेटेड एयर की बात करते हैं, तो अनसैचुरेटेड एयर के लिए ड्राई बल्ब टेम्परेचर बड़ा होता है वेट बल्ब टेम्परेचर से, ठीक है, और फिर क्या होता है सबसे छोटा? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। लेकिन यह किसके लिए है? इंपॉर्टेंट ये है कि ये आपका अनसैचुरेटेड एयर के लिए है। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड एयर के लिए ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कुछ इस तरह से होते हैं। ठीक है, चलिए, तो असंतृप्त हवा के मामले में ड्राई बल्ब टेम्परेचर वेट बल्ब टेम्परेचर से बड़ा होता है, और वेट बल्ब टेम्परेचर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से बड़ा होता है। ठीक है, ये रिलेशन आपको पेपर के लिए सीधा याद रखना है। लेकिन ये किसके लिए है? ये आपका है अनसैचुरेटेड एयर के लिए। अनसैचुरेटेड एयर के लिए यानी कि अभी हवा में और नमी हम मिला सकते हैं, ये अभी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब बिल्कुल कर सकती है। तो अनसैचुरेटेड एयर के लिए ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज ग्रेटर देन वेट बल्ब टेम्परेचर इज ग्रेटर देन ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि अगर हवा सैचुरेटेड हो चुकी है, ठीक है, अगर हम सैचुरेटेड एयर की बात करेंगे, तो सैचुरेटेड एयर के केस में ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज इक्वल टू वेट बल्ब टेम्परेचर इज इक्वल टू ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ठीक है, चलिए, बात आती है कि सेकंड पॉइंट कहां से आता है। तो बच्चे सेकंड पॉइंट को समझने के लिए हमें थोड़ा सा साइकोमेट्रिक चार्ट के बारे में समझना होगा। ठीक है, और वहां से ये पॉइंट हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम लोग कर लेते हैं यहां पर साइकोमेट्रिक चार्ट का। चलिए, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करते हैं साइकोमेट्रिक चार्ट। चलिए ध्यान से देखिएगा, इस तरह का ये चार्ट सभी लोगों ने देखा होगा। ठीक है, इस तरह का चार्ट अगर आपने गलती से देखा होगा, तो इसी चार्ट को हम कहते हैं साइकोमेट्रिक चार्ट। ठीक है, वैसे मुझे उम्मीद नहीं है कि आपने आईटीआई या डिप्लोमा लेवल पर ये चार्ट देखा होगा, क्योंकि इसकी जो प्रॉब्लम आती है मेरे निकल कर ये बीटेक लेवल पर आती है। लेकिन गलती से अगर किसी ने देख लिया हो और अगर याद है, और जिन्होंने नहीं देखा है, ठीक है, तो उन्हें भी याद करना है। इस तरह का एक चार्ट होता है, इसी चार्ट को हम कहते हैं साइकोमेट्रिक चार्ट। चलिए, इस साइकोमेट्रिक चार्ट का ये होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है, और इस पर आपको गिवन होता है डीबीटी यानी कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर। इस पर गिवन होता है डीबीटी यानी कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ये हो गया इसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है, और इस पर गिवन होता है डीबीटी यानी कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ये होता है इसका वर्टिकल एक्सिस, और वर्टिकल एक्सिस पर आपको गिवन होती है ओमेगा यानी कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, जिसे हम और भी क्या कहते हैं? जिसे हम और भी कहते हैं ह्यूमिडिटी रेशियो।
तो एक होता है इसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये इसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया, एक हो गया इसका वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। चलिए, फिर इस तरह से बच्चे इसमें कर्व गिवन होता है और इसी कर्व को हम कहते हैं सैचुरेशन कर्व। इसी कर्व को कहा जाता है क्या? इसी कर्व को हम कहते हैं सैचुरेशन कर्व। और सैचुरेशन कर्व पर जो RH की वैल्यू होती है, RH मैं आपको बता ही चुका हूं, RH क्या होती है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो सैचुरेशन कर्व पर जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, जो RH की वैल्यू होती है, ये RH कितना होता है? ये होता है 100%, ठीक है। इतनी चीजें एक बार देखो। इस तरह का एक चार्ट आपको गिवन होता है, इसी चार्ट को हम कहते हैं साइकोमेट्रिक चार्ट। साइकोमेट्रिक चार्ट का ये होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस और इस पर आपको गिवन होता है डीबीटी यानी कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ठीक है। ये होता है इसका वर्टिकल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस पर आपको गिवन होती है ओमेगा यानी कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी यानी कि ह्यूमिडिटी रेशियो की वैल्यू, ठीक है। ड्राई बल्ब टेम्परेचर को जो जनरली डिनोट हम करते हैं, ये स्मॉल टी से करते हैं, ठीक है। ये स्मॉल टी से किया जाता है, ठीक है। और इसे हम देखते हैं डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। ओमेगा आपका हो ही गया। अगर ओमेगा की हम यूनिट की बात करते हैं तो ये जनरली हम लेते हैं किलोग्राम पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर। इसे जनरली लिया जाता है किलोग्राम पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर, ठीक है। चलिए, तो ये जो कर्व आपको दिख रहा है, ये जो कर्व मैंने बनाया है यहाँ पर, ठीक है, तो इसी कर्व को हमने क्या कहा है? इसी कर्व को हम कहते हैं सैचुरेशन कर्व। यहां पर देखी जाती है RH यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है ये 100% होती है। तो बच्चे इस कर्व पर अगर मैं कोई भी पॉइंट कंसिडर करता हूं, मैंने यहाँ कोई पॉइंट लिया, यहाँ कोई पॉइंट लिया, यहाँ यहाँ यहाँ, अगर मैं इस कर्व पर कहीं भी एक पॉइंट लेता हूं तो इस पॉइंट के लिए जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर होगा ये वेट बल्ब टेम्परेचर के इक्वल होगा, ये आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के भी इक्वल होगा। तो इस कर्व पर अगर मैं कोई भी पॉइंट लेता हूं और उसका टेम्परेचर अगर मैं निकालता हूं, ठीक है, तो ये आपका क्या होता है? ये तीनों तापमान यहाँ पर इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि सैचुरेशन कर्व पर, सैचुरेशन कर्व, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर मैं हवा लेता हूं तो ये कैसी होगी? फुल्ली सैचुरेटेड होगी, यानी कि इसमें मैक्सिमम क्वांटिटी होगी मॉइस्चर की। अब इसमें और मॉइस्चर हम नहीं मिला सकते। इसका नाम ही क्या है? सैचुरेशन कर्व। क्या नाम है इसका? इसका नाम है सैचुरेशन कर्व। और यह कर्व किसकी बात कर रहा होगा? यह कर्व बात करेगा सैचुरेटेड एयर की। यह कर्व बात करेगा किसकी? सैचुरेटेड एयर की। यह कर्व बात करेगा किसकी? सैचुरेटेड एयर की, ठीक है। चलिए, कल मैंने आपको बच्चे बताया था रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो थोड़ा सा उससे भी रिलेट कर लेते हैं, आपको कुछ आइडिया और इसका लग जाएगा। देखिएगा एक बार, चलिए देखना बच्चे, कल मैंने आपको बताया था कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी RH क्या होती है, ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी RH क्या होती है? मास ऑफ वाटर वेपर अपॉन मास ऑफ वाटर वेपर अंडर सैचुरेटेड कंडीशन, ठीक है। तो सैचुरेशन कर्व पर हम कह रहे हैं कि हमने इसमें मैक्सिमम मॉइस्चर मिला दिया है, ठीक है। मान ली मैंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा हम नमी कितनी मिला सकते हैं? 5 यूनिट। और सैचुरेशन कर्व हमें क्या बताता है कि हमने इसमें 5 यूनिट हवा मिला दी है, ठीक है, 5 यूनिट नमी मिला दी है। तो RH कितना हो गया? 5 डिवाइडेड बाय 5, ये कितना आ गया? 1, यानी कि 100%। ये कितना आ गया? 100%, ठीक है। तो सैचुरेशन कर्व क्या होगा? सैचुरेशन कर्व वह कर्व होगा जिसमें हवा ने मैक्सिमम मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया है, अब इससे ज्यादा ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इस कर्व को हम कहते हैं सैचुरेशन कर्व। और इस पर RH की वैल्यू कितनी होती है? ये होती है 100%। और इस कर्व पर अगर हम बात करते हैं DBT यानी कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर की, ये इक्वल टू होता है WBT यानी कि वेट बल्ब टेम्परेचर, ये इक्वल टू होता है DPT यानी कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है। इस कर्व पर ये तीनों वैल्यूज क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है
क्योंकि पेपर में यहां से क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है। सैचुरेशन कर्व पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% और साथ ही साथ ड्राई बल्ब टेम्परेचर बराबर होता है WBT के, और यह बराबर होता है DPT के, यानी कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के। ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज इक्वल टू वेट बल्ब टेम्परेचर इज इक्वल टू ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ये तीनों ही तापमान क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये तीनों ही तापमान हो जाते हैं बराबर। चलिए एक बार यहां तक देखो, फिर जो थ्योरी लिखी हुई है इन सभी पॉइंट्स को उससे हम लोग रिलेट कर लेंगे। चलिए बहुत अच्छे। तो देखिएगा, फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बता ही चुका हूं। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर अनसैचुरेटेड एयर के लिए है। तो अनसैचुरेटेड एयर के लिए अगर एक एग्जांपल मैं लेता हूं, मान लिया ड्राई बल्ब टेम्परेचर है 45 डिग्री सेल्सियस, ये होगा 40 डिग्री सेल्सियस, तो ये होगा 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। डीबीटी यानी कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर यहाँ पर सबसे बड़ा रहेगा, और डीपीटी यानी कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर यहाँ पे सबसे छोटा रहेगा। डीपीटी तो आप समझ ही गए होंगे। डीपीटी का क्या मतलब है, डीपीटी यहाँ पर है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। डीपीटी यहाँ पर क्या है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। डीपीटी यहाँ पर होगा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, और यह तापमान सबसे कम होगा। नेक्स्ट पॉइंट था आपका सैचुरेटेड एयर के लिए, और सैचुरेटेड एयर के लिए मैं आपको बता चुका हूं कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर होगा वेट बल्ब टेम्परेचर के बराबर, और ये बराबर होगा डीपीटी यानी कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के। ठीक है। तो संतृप्त हवा के मामले में तीनों एक समान है, यानी कि डीबीटी इज इक्वल टू WBT इज इक्वल टू डीपीटी। ठीक है। अगर सैचुरेटेड एयर है तो ये टेम्परेचर तीनों हो जाते हैं बराबर। ठीक है। इसके अलावा भी मैंने आपको बताया कि अगर हवा फुल्ली सैचुरेटेड है तो इस केस में RH यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी की जो वैल्यू होती है ये हो जाती है 100%। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इस केस में हो जाती है कितनी, 100%। ठीक है। सापेक्षिक आर्द्रता की अगर हम बात करेंगे तो इस केस में ये हो जाती है 100%। ठीक है। अगर एयर फुल्ली सैचुरेटेड है तो उस केस में रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाती है 100%। ठीक है, एक बार ये सारे पॉइंट्स देखो। चलिए, तो एयर अगर फुल्ली सैचुरेटेड है तो उस केस में रिलेटिव ह्यूमिडिटी RH की वैल्यू हो जाती है कितनी, 100%। जहां तक मुझे बताओ, अगर किसी पॉइंट में कोई भी कैसा भी कंफ्यूजन है तो बिल्कुल दूर किया जाएगा। ठीक है, ऑल क्लियर, बहुत अच्छे। अरे क्लियर हुआ, सैचुरेटेड क्या है, अनसैचुरेटेड क्या है। ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए, तो क्या हमें पता चला कि एयर अगर सैचुरेटेड है तो उस केस में रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाती है 100%। चलिए, अब बच्चे एक छोटी सी बात आती है।
देखेगा ध्यान से, ये हमने बनाया क्या, साइकोमेट्रिक चार्ट। इसे ही हम क्या बोल रहे हैं, इसे ही हम बोल रहे हैं साइकोमेट्रिक चार्ट। ठीक है, और ये होता है सैचुरेशन कर्व। ये क्या है, ये होता है सैचुरेशन कर्व। और यही कर्व हमें क्या बताता है, ठीक है, कि इस पर जब एयर होगी तो ये कैसी होती है, फुल्ली सैचुरेटेड होती है। ठीक है, फुल्ली सैचुरेटेड, ये होती है फुल्ली सैचुरेटेड। ठीक है, तो हम निकालते हैं फाई इज इक्वल टू एम वी अपॉन एम वी एस। तो ये क्या हो जाएगा, एम वी यहाँ पर कितना पहुंच गया है, एम वी यहाँ पर एम वी एस के बराबर पहुंच गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एम वी एस अपॉन एम वी एस। ठीक है, ये कैंसिल आउट, कितना बचा, 1। ठीक है, तो फाई कितना हो गया, 100%। तो इस कर्व पर हमें क्या पता चल गया कि फाई यहाँ पर होता है 100%। इसके अलावा हमने देखा कि अगर इस कर्व पर मैं कोई भी पॉइंट लेता हूँ, कहीं भी मैं कैसा भी पॉइंट लेता हूँ, तो हर एक पॉइंट के लिए ट्राई बल्ब टेम्परेचर ये बराबर होता है WBT यानी कि वेट बल्ब टेम्परेचर के, ये बराबर होता है DPT यानी कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के। ठीक है, तो ये चीज भी हमें पता चल गई। चलिए, अब कभी कभी एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि भाई ये सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन वेट बल्ब डिप्रेशन की क्या कहानी रहेगी। वेट बल्ब डिप्रेशन, वेट बल्ब डिप्रेशन की, वेट बल्ब डिप्रेशन की क्या कहानी रहेगी अगर एयर कैसी है। ठीक है, अगर एयर, अगर एयर कैसी है, अगर एयर फुल्ली सैचुरेटेड है। वेट बल्ब डिप्रेशन की क्या कहानी रहेगी अगर एयर फुल्ली सैचुरेटेड है। वेट बल्ब डिप्रेशन की क्या कहानी रहेगी अगर एयर फुल्ली सैचुरेटेड है। बोलो बच्चे, वेट बल्ब डिप्रेशन की क्या कहानी रहेगी अगर एयर फुल्ली सैचुरेटेड है। ठीक है, तो आसान है। सबसे पहले हमें जानना होगा कि वेट बल्ब डिप्रेशन होता क्या है। तो अगर वेट बल्ब डिप्रेशन की हम बात करेंगे तो वेट बल्ब डिप्रेशन सिंपल क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द ट्राई बल्ब टेम्परेचर एंड वेट बल्ब टेम्परेचर। ठीक है, अगर मैं सिंपली आपसे पूछूं कि वेट बल्ब डिप्रेशन होता क्या है, तो वेट बल्ब डिप्रेशन, वेट बल्ब डिप्रेशन होता क्या है। ठीक है, टीबीटी यानी कि ट्राई बल्ब टेम्परेचर माइनस वेट बल्ब टेम्परेचर, इन दोनों का डिफरेंस। और अगर हम फुल्ली सैचुरेटेड एयर की बात करते हैं, अगर हम फुल्ली सैचुरेटेड एयर की बात करते हैं, अगर हम लोग फुल्ली सैचुरेटेड, फुल्ली सैचुरेटेड एयर की बात करते हैं, तो उस केस में डीबीटी यानी कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर हो जाता है वेट बल्ब टेम्परेचर के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर वेट बल्ब डिप्रेशन क्या हो जाएगा, ये चीज आपको याद रखनी है सीधा एग्जाम के लिए, कि अगर एयर फुल्ली सैचुरेटेड है उस केस में वेट बल्ब डिप्रेशन कितना हो जाता है, ये हो जाता है 0। ठीक है, तो ये लास्ट वाला पॉइंट क्या कहता है, इन द केस ऑफ सैचुरेटेड एयर द वैल्यू ऑफ वेट बल्ब डिप्रेशन इज 0। ठीक है, संतृप्त वायु के मामले में आर्द्र बल्ब अवनमन का मान 0 होता है। ठीक है, वेट बल्ब डिप्रेशन क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है 0। कब, जब हम बात करते हैं सैचुरेटेड एयर की। इन द केस ऑफ सैचुरेटेड एयर द वैल्यू ऑफ द वेट बल्ब डिप्रेशन इज 0। संतृप्त वायु के मामले में आर्द्र बल्ब अवनमन का मान 0 होता है। तो हर एक पॉइंट को देख लो, हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ लो,
और दिमाग में सही तरीके से बैठा लो। अगर कोई कंफ्यूजन है तो बिल्कुल मुझे बताओ, बिल्कुल हम उस पर डिस्कशन करेंगे। बोला बच्चों? ठीक है, क्लियर है, वेरी गुड। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चे हमारा टॉपिक है यहाँ पर लिंग साइक्रोमीटर। ठीक है, सिलिंग एस है यहाँ पर, लेकिन एस साइलेंट होगा। ठीक है, कहने के लिए लिखा हुआ है सिलिंग, लेकिन लिंग साइक्रोमीटर इसे बोला जाता है। ठीक है, देखिएगा। तो यह एक ऐसा साइक्रोमीटर है, ठीक है, जिससे हम वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्राई बल्ब टेम्परेचर दोनों एक साथ मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने देखा था कि अगर हमने एक थर्मोमीटर लिया, सिंपल एक थर्मोमीटर लिया, और उससे अगर हमने टेम्परेचर मेजर किया, जो टेम्परेचर निकल कर आता है इसे हम कहते हैं डीबीटी, यानी कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर। अगर हमने इसके बल्ब को, जो टेम्परेचर सेंस करता है, ये क्या होता है, इसका बल्ब होता है। अगर हमने इसे एक वेट क्लॉथ से कवर कर दिया, ठीक है, अगर एक गीले कपड़े से अगर हमने इसे कवर कर दिया, तो हमारा निकल कर आता है WBT। ठीक है, तो लिंग साइकोमीटर क्या होगा, जिसमें दोनों ये आपके जो थर्मोमीटर होते हैं ये एक साथ लगे होते हैं। ठीक है, और इससे एक साथ ही हम ये दोनों तापमान मेजर कर सकते हैं, यानी कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर भी और वेट बल्ब टेम्परेचर भी। तो ऐसा थर्मोमीटर, ठीक है, जो कि आपके दोनों टेम्परेचर एक साथ मेजर कर सकता है, इसे हम कहते हैं लिंग साइक्रोमीटर। ठीक है, तो इट मेजर्स बोथ ड्राई बल्ब टेम्परेचर एज वेल एज वेट बल्ब टेम्परेचर। ठीक है, यह सूखे बल्ब तापमान और गीले बल्ब तापमान को मापता है। ठीक है, तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो एक साथ जो एक साथ WBT यानी कि वेट बल्ब टेम्परेचर एंड DBT यानी कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर दोनों को मेजर कर सकता है, दोनों को मेजर कर सकता है, दोनों को मेजर कर सकता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, लिंग साइकोमीटर। इसे ही कहा जाता है लिंग साइकोमीटर। तो ऐसा साइकोमीटर जो वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्राई बल्ब टेम्परेचर दोनों को एक साथ मेजर कर सकता है, इसे ही हम कह सकते हैं लिंग साइकोमीटर। चलिए एक बार यहां तक देखो, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। चलिए ठीक है, यहां तक। नेक्स्ट बच्चे हमें जो टॉपिक इसमें देखना है ये आपका होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस लाइंस ऑन साइकोमेट्रिक चार्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमें इसमें पढ़ना है क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस लाइन ऑन द साइकोमेट्रिक चार्ट, on the psychometric chart, representation of various lines on the psychometric chart। ठीक है,
और इसमें सबसे पहले हमें जिन लाइनों के बारे में पढ़ना है ये आपकी होगी टीबीटी यानी कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइंस। ठीक है, सबसे पहले हमें इसमें पढ़ना है ड्राई बल्ब टेम्परेचर या कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइंस। कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन। ठीक है, हिंदी में से हम कह सकते हैं स्थिर टीबीटी रेखाएं। स्थिर टीबीटी रेखाएं हिंदी में से हम कह सकते हैं कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन को स्थिर ड्राई बल्ब टेम्परेचर रेखाएं। ठीक है, चलिए तो बच्चे सबसे पहले हम बनाएंगे साइकोमेट्रिक चार्ट। साइकोमेट्रिक चार्ट मैं आपको बता ही चुका हूं किस तरह का दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरह का एक चार्ट होता है, इसी चार्ट को हम क्या कहते हैं, साइकोमेट्रिक चार्ट। इस तरह का एक चार्ट आपने देखा होगा, इसी चार्ट को हम क्या कहते हैं, साइकोमेट्रिक चार्ट। चलिए, तो इस चार्ट पर अभी मैंने आपको बताया कि ये जो आपका होता है नीचे की तरफ, ठीक है, यहां पर गिवन होता है टीबीटी यानी कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ठीक है, और ये गिवन होता है स्मॉल टी से इसे रिप्रेजेंट करते हैं और डिग्री सेल्सियस क्या लेते हैं, इसकी यूनिट लेकर चलते हैं। ठीक है, चलिए तो बच्चे इस चार्ट पर बहुत सारी लाइनें बनी होती हैं, हमें उन्हीं लाइनों को देखना है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कि ओरिजिनल जो साइकोमेट्रिक चार्ट होता है ये आपका कुछ इस तरह से होगा, ये देखिएगा। ठीक है, तो ये आपका ओरिजिनल साइकोमेट्रिक चार्ट है और आप देख सकते हो कि इस पर बहुत सारी लाइनें बनी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आप देखोगे कि कुछ लाइनें बनी हुई हैं, तो हमें वही देखना है कि कौन सी लाइन यहाँ पर किस चीज के लिए होती है। ठीक है, जब आप पूरा साइकोमेट्रिक चार्ट देखोगे तो इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, अगर आपको इसका आइडिया नहीं होगा तो आप उस चार्ट को देखकर कुछ भी अंदाजा नहीं लगा पाओगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक बार इन सभी लाइनों को अलग अलग से देख लेते हैं ताकि बाद में जो क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इन लाइनों को रिलेट कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या उठाया है कि इस चार्ट पर कुछ लाइनें बनी होती हैं वर्टिकल। ठीक है, इस तरह से वर्टिकल लाइंस बनी हुई हैं। ठीक है, इन लाइनों को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट मैंने उठाया है ये आपका है कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइंस यानी कि स्थिर ड्राई बल्ब टेम्परेचर रेखाएं। तो जब आप साइकोमेट्रिक चार्ट देखोगे, साइकोमेट्रिक चार्ट पर कुछ वर्टिकल लाइन बनी होती हैं। ठीक है, साइकोमेट्रिक चार्ट पर कुछ वर्टिकल लाइन बनी होती हैं और इन्हीं वर्टिकल लाइंस को क्या कहा जाता है, इन्हें ही कहा जाता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइंस। ठीक है, तो जब आप देखोगे तो इस पर सबसे पहला नीचे की तरफ जो तापमान लिखा होता है, मैंने कहा कि यहाँ पर -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर -5 डिग्री सेल्सियस, फिर यहाँ हो गया 0, फिर 5, फिर 10, फिर 15, इस तरह से टेम्परेचर लिखे होते हैं। ठीक है, फिर इस पर कुछ वर्टिकल लाइन बनी होती हैं, जैसे ये लाइन हो गई, ये लाइन है। ठीक है, इनके बीच में भी लाइंस होती हैं, इस तरह से लाइंस बनी होती हैं इसमें 1, 2। ठीक है, इस तरह से बहुत सारी लाइनें बनी होती हैं। ठीक है, तो वर्टिकल लाइंस बनी होती हैं। चलिए, तो साइकोमेट्रिक चार्ट आप जब देखोगे, साइकोमेट्रिक चार्ट पर इस तरह से वर्टिकल लाइंस जो आपको दिखाई देती हैं, इन्हीं लाइंस को कहा जाता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइंस। ठीक है, जब आप एक साइकोमेट्रिक चार्ट देखोगे और इस साइकोमेट्रिक चार्ट पर कुछ वर्टिकल लाइंस बनी होती है, इन्हीं वर्टिकल लाइंस को हम क्या कहते हैं, इन्हीं वर्टिकल लाइंस को कहा जाता है क्या, बोलो, इन्हीं वर्टिकल लाइंस को कहा जाता है कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइंस। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। इन्हीं वर्टिकल लाइंस को कहा जाता है कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइंस। साइकोमेट्रिक चार्ट पर कुछ वर्टिकल लाइंस बनी होती हैं और इन्हीं वर्टिकल लाइंस को हम क्या कहते हैं,
इन्हीं वर्टिकल लाइंस को कहा जाता है कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइंस। बोलो भाई, यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, चलिए तो एक बार देख लेते हैं कि इनके बारे में क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो बच्चे अगर हम कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइंस की बात करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट इसके लिए है, दीज आर द वर्टिकल लाइंस ऑन द साइक्रोमेट्रिक चार्ट। these are the these are the vertical lines on the psychometric chart, on the psychometric chart। ठीक है, ये वर्टिकल को बोला जाता है हिंदी में, ये साइकोमेट्रिक चार्ट पर, ये साइकोमेट्रिक चार्ट पर ऊर्ध्वाधर, ये साइकोमेट्रिक चार्ट पर ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं। ये साइकोमेट्रिक चार्ट पर ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं। ठीक है, चलिए तो एक तो हमें ये पता चल गया कि ये वर्टिकल लाइंस होती हैं साइकोमेट्रिक चार्ट पर। दूसरा देखिएगा बच्चे, यहाँ पर टेम्परेचर कितना है, -10, फिर -5 मैंने लिखा, फिर 0, फिर 5, फिर 10, फिर 15। ठीक है, तो इस तरह से टेम्परेचर, ये अगर हम इस तरह से आप देखते हो, ठीक है, ये होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये क्या होता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, ये होता है पॉजिटिव वाई एक्सिस, और नीचे की तरफ क्या होता है, नेगेटिव वाई एक्सिस। तो अगर इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर की हम बात करते हैं, अगर इनके बढ़ते हुए क्रम की हम बात करते हैं, तो ये कौन सा होता है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर इज increasing order is in positive x direction। ठीक है, बढ़ता हुआ क्रम पॉजिटिव एक्स दिशा में है। ठीक है, बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम पॉजिटिव एक्स दिशा में है, बढ़ता हुआ क्रम पॉजिटिव एक्स दिशा में है। इंक्रीजिंग ऑर्डर इज इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, बढ़ता हुआ क्रम पॉजिटिव एक्स दिशा में है। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर इज इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, बढ़ता हुआ क्रम पॉजिटिव एक्स दिशा में है। ठीक है, चलिए दूसरा आपको याद रखना है कि बच्चे इन लाइनों के बीच में जो डिस्टेंस होती है ये कैसी होती है, इक्वल होती है। तो इसीलिए इन्हें हम कह सकते हैं यूनिफॉर्मली स्पेस्ड लाइंस। ठीक है, द डिस्टेंस चलिए ध्यान से देखिएगा, तो ये मैंने बनाया साइकोमेट्रिक चार्ट इस तरह से। और इस पर जब मैं लाइनें बनाऊंगा, ठीक है, इस तरह से मैंने लाइनें बनानी शुरू करी,
तो इन लाइनों के बीच में जो डिस्टेंस होती है, जो गैप होता है, इनके बीच में जो दूरी होती है, यह सभी के बीच में बराबर होती है। यह दूरी दो लाइनों के बीच में बराबर होती है। ठीक है, यह दूरी दो लाइनों के बीच में कैसी होती है? बराबर होती है। ठीक है, तो इन्हें हम बोलेंगे दीज आर यूनिफॉर्मली स्पेस्ड लाइन। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे दीज आर यूनिफॉर्मली स्पेस्ड लाइन। इसके बारे में हम क्या बोलेंगे? दीज आर यूनिफॉर्मली spaced line. These are uniformly spaced line. ठीक है, इन रेखाओं के बीच की दूरी बराबर होती है। ठीक है, या दो रेखाओं के बीच की दूरी, दो रेखाओं के बीच की दूरी बराबर होती है। दो रेखाओं के बीच की दूरी बराबर होती है। ठीक है, ये लाइनें क्या कहलाती हैं? इन्हीं लाइनों को हम बोलते हैं कांस्टेंट डीबीटी, यानी कि कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइंस। ठीक है, यही रेखाएं क्या कहलाती हैं? कांस्टेंट डीबीटी, यानी कि कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइंस। ठीक है, इन्हीं रेखाओं को हम क्या बोलते हैं? इन्हीं रेखाओं को बोला जाता है कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइंस। बोला भी यहां तक? चलिए, तो इसके बाद एक लास्ट और देख लेते हैं। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक और देखते हैं इसी में ही, और आज की कहानी को कंप्लीट करते हैं फिर। तो एक लाइनें और देख लेते हैं। ये आपकी होती हैं कांस्टेंट बैक करना है अभी? ले भाई, बैक करके छोड़ देते हैं। देखो एक बार जल्दी से, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन की तरफ। ठीक है, कांस्टेंट वेट बल्ब टेम्परेचर लाइंस, या उससे पहले कर लेते हैं कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइंस। चलिए ठीक। सेकंड आपका इसमें है कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन। ठीक है, स्थिर विशिष्ट आर्द्रता रेखाएं, स्थिर विशिष्ट आर्द्रता रेखाएं, कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइंस, स्थिर विशिष्ट आर्द्रता रेखाएं। ठीक है, चलिए, इस तरह से बच्चे सबसे पहले हमने बनाया क्या? साइकोमेट्रिक चार्ट। ये बन गया आपका सबसे पहले साइकोमेट्रिक चार्ट। ठीक है, अब साइकोमेट्रिक चार्ट के वर्टिकल एक्सिस पर क्या गिवन होता है? ओमेगा। हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। क्या बोला जाता है? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। ये दिख रहा है ना? चलिए थोड़ा सा इधर लिखूंगा, या क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी रेशियो। ठीक है, अगर ओमेगा की हम बात करेंगे, ओमेगा को हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, या इसे ही क्या बोला जाता है? ह्यूमिडिटी रेशियो,
या इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे ही हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी रेशियो। ठीक है, तो इस पर वैल्यूज गिवन होती हैं बच्चे, जैसे मैंने कहा कि 0.000, फिर 0.001, फिर 0.002, इस तरह से वैल्यूज आती हैं और कितनी होती हैं 0.035। ठीक है, इस तरह से इस पर वर्टिकल एक्सिस पर कुछ वैल्यूज लिखी रहती हैं। ठीक है, चलिए फिर बच्चे इस पर कुछ लाइनें बनी होती है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर लाइनें बनी होती हैं, ये इस तरह से इस पर कुछ लाइनें बनी होती हैं। ठीक है, इस तरह से कुछ लाइनें बनी होती हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो लाइंस होती हैं ये कैसी हैं, हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, टीबीटी लाइंस हमने जो देखी ये आपकी वर्टिकल थी। ठीक है, और अगर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइंस हम देखेंगे ये कैसी होती हैं, हॉरिजॉन्टल होती हैं। ठीक है, और ये सैचुरेशन कर्व की तरफ जाती हैं। ठीक है, तो दीज आर द हॉरिजॉन्टल लाइंस मूविंग टुवर्ड्स द सैचुरेशन कर्व। ठीक है, तो अगर इन लाइनों की हम बात करते हैं, ये लाइनें क्या होती हैं, दीज आर द हॉरिजॉन्टल लाइंस, these are the horizontal lines, these are the horizontal lines moving towards the saturation curve, moving towards the saturation curve, moving towards the saturation curve। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, ये क्षैतिज रेखाएं होती हैं और सैचुरेशन कर्व की तरफ जाती हैं। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि इनका जो इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है कौन सा है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। ठीक है, ये जो इंक्रीज कर रही है ये ऊपर की तरफ कर रही है। अभी मैंने आपको बताया था कि ऊपर की तरफ होता है पॉजिटिव वाई और नीचे की तरफ होता है नेगेटिव वाई। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर इज द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, इंक्रीजिंग ऑर्डर इज द positive y direction, increasing order is the positive y direction, increasing order is the positive y direction। ठीक है, और तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, these are also uniformly spaced, these are also uniformly spaced, these are also uniformly spaced, these are also uniformly spaced। चलिए एक बार हिंदी में देख लेते हैं। चलिए देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट, ये क्षैतिज रेखाएं होती हैं, ये क्षैतिज रेखाएं होती हैं जो कि सैचुरेशन कर्व की तरफ जाती हैं, जो कि सैचुरेशन कर्व की तरफ जाती हैं। ये क्षैतिज रेखाएं होती हैं जो कि सैचुरेशन कर्व की तरफ जाती हैं। ठीक है, बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम पॉजिटिव वाई दिशा में है, बढ़ता हुआ क्रम पॉजिटिव वाई दिशा में है। ठीक है, दो रेखाओं के बीच की दूरी, दो रेखाओं के बीच की दूरी, दो रेखाओं के बीच की दूरी बराबर होती है, दो रेखाओं के बीच की दूरी बराबर होती है।
ठीक है, चलिए ठीक है। तो बच्चे आज के लिए रखेंगे इतना ही, यहाँ तक एक बार सारी चीज आप देख लीजिएगा। ठीक है, अभी तक 2 क्लासेस आपकी साइकोमेट्रिक पर हो चुकी हैं, तो दोनों ही क्लास को देखना है और फिर इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे हम अगली क्लास। ठीक है, तो यहाँ तक एक बार मुझे बताइएगा कि सारी चीजें क्लियर हैं या किसी पॉइंट में आपका कैसा भी कोई कंफ्यूजन है। चलिए फिर रखते हैं आज के लिए इतना ही और मिलेंगे अगली क्लास में। वेरी गुड। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। ठीक है भाई, मन लगा कर पढ़ाई करो और मिलते हैं फिर आपकी जब भी नेक्स्ट क्लास होगी, शायद मंगलवार को हो। तो अगली मुलाकात होगी आप लोगों से मंगलवार को। चलिए फिर। चलिए बहुत अच्छा।